स्वागत है आप सभी का जेपीएससी मेंटर में। ये चैप्टर जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। आज हम झारखंड के उस इतिहास की गहराई में उतर रहे हैं जब लिखने की कला थी ही नहीं। मतलब हम पूरी तरह से पुरातात्विक सबूतों पर निर्भर हैं। पत्थर के औजार, पुराने अवशेष, बस यही हैं जो हमें उस दौर की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इन सूखी तारीखों और पत्थर के टुकड़ों के पीछे छिपी उस इंसान की कहानी को खोजना, जिसने पहले पत्थर से अपनी दुनिया गढ़ी और फिर धातु से, कह सकते हैं, इतिहास ही रच दिया। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, पुरा पाषाण काल से। तो सबसे पहले आता है पुरा पाषाण काल। इसका जो समय है 25 लाख साल ईसा पूर्व से 10,000 साल ईसा पूर्व तक। ये सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, मतलब इंसान के पूरे इतिहास का लगभग 99% हिस्सा तो इसी एक काल में है। तो सवाल ये है कि इस अंतहीन से लगने वाले दौर में जिंदगी थी कैसी? एक शब्द में कहूँ तो संघर्ष। इस दौर का इंसान आखेटक था, शिकारी और खाद्य संग्राहक। मतलब कोई खेती नहीं, कोई स्थायी घर नहीं, बस भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकना। बिल्कुल, वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। आज यहाँ कुछ खाने को मिला तो ठीक, कल कहाँ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और एक बात जो स्रोतों में है वो आग के बारे में है। उन्हें आग की जानकारी तो थी, पर उसके इस्तेमाल का ज्ञान नहीं था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। शायद उन्होंने जंगल में लगी आग देखी होगी, पर उसे खुद बनाना या उसे काबू में रखना वो नहीं जानते थे। जरा सोचिए, रात का अंधेरा, जंगली जानवर और आपके पास आग जैसा कोई सुरक्षा कवच नहीं। ये उन्हें बेहद असुरक्षित बनाता था। तो अब सवाल ये उठता है कि झारखंड में इस लंबे दौर के क्या निशान मिले हैं और काफी फैले हुए हैं। हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, लगभग हर जगह से अवशेष मिले हैं। और हजारीबाग से तो पत्थर के औजार भी मिले हैं जो उस दौर के इंसान ने खुद बनाए थे। और ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है। मई 2019 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग को रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 10,000 साल पुराने और सबूत मिले हैं। मतलब इतिहास की परतें आज भी खुल रही हैं। अगर हम कुछ खास जगहों की बात करें तो रांची का इलाका एक तरह का हॉटस्पॉट लगता है। बारे, बिरदा, बुरुहातू जैसी कई जगहों के नाम हैं। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमी सिंहभूम का लोटा पहाड़। लोटा पहाड़ क्यों? स्रोत इसे उस दौर के आदि मानव का एक प्रमुख केंद्र मानते हैं। शायद वहां गुफाएं थीं या शिकार आसानी से मिलता था, इसलिए लोग बार बार वहां लौट कर आते थे। और हजारीबाग का इसको भी एक ऐसी ही जगह है। जी, तो एक पैटर्न दिखता है। ये लोग नदियों के किनारे या पहाड़ी इलाकों में रहते थे जहां संसाधन मौजूद थे। तो लाखों साल तक इंसान शिकारी बना रहा, लेकिन फिर एक बदलाव आया। अगला पड़ाव था मध्य पाषाण काल, लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। और यहाँ एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी बदलाव आया। और वो क्या था? पशुपालन की शुरुआत। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े मील के पत्थरों में से एक है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इंसान और जानवर को रिश्ता सिर्फ शिकारी और शिकार का नहीं रहा, बल्कि एक साथी का बन गया। तो क्या इससे जिंदगी थोड़ी आसान हुई? शिकार पे जाने का दबाव थोड़ा कम हुआ? बिल्कुल। अब भोजन की उपलब्धता थोड़ी ज्यादा सुनिश्चित हो गई थी, जीवन में थोड़ी स्थिरता आई। और ये बदलाव सिर्फ जीवन शैली में नहीं, तकनीक में भी देखा। तकनीक में कैसे? इस दौर में माइक्रोलिथ यानी छोटे पत्थर के औजारों का चलन शुरू हुआ। माइक्रोलिथ मतलब छोटे पत्थर। ये पहले के बड़े औजारों से बेहतर कैसे थे? आकार में छोटे पर काम में कहीं ज्यादा असरदार। ये बेहद नुकीले और तेज धार वाले होते थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर भाला, तीर या चाकू जैसे हथियार बनाए जाते थे। अच्छा, तो ये ज्यादा कारगर थे। हाँ, तकनीक में ये एक बड़ी छलांग थी। और झारखंड में इस नई तकनीक के सबूत कहाँ मिले हैं? दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, सिंहभूम, इस काल के निशान भी पूरे झारखंड में फैले हुए हैं। इससे पता चलता है कि मानव आबादी बढ़ रही थी और नए इलाकों में जा रही थी। तो इंसान ने जानवरों को पालना सीख लिया, बेहतर हथियार बना लिए, लेकिन असली क्रांति तो अभी बाकी थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगला दौर है नवपाषाण काल, लगभग 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। और इसे नवपाषाण क्रांति कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी दौर में कृषि की शुरुआत हुई। जी हाँ, इंसान ने पहली बार बीज बोकर फसल उगाना सीखा। अब वो सिर्फ संग्राहक नहीं, बल्कि उत्पादक बन गया था। खेती की शुरुआत, ये सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था, ये तो इंसान के पूरे वजूद को बदलने जैसा था। कैसे?
पहली बार लोगों के पास कल के लिए योजना बनाने की वजह थी, अपनी जमीन कहने का एक कारण था। यहीं से समाज, संपत्ति और शायद संघर्ष की भी नींव पड़ी होगी। एकदम सही। और जब आपके पास अनाज होगा तो उसे रखेंगे कहाँ? बर्तनों में। बिल्कुल। यहीं से एक और बड़ी खोज हुई, कुंभकारी, यानी मिट्टी के बर्तन बनाना। अब इंसान एक जगह टिक कर रहने लगा, गांव बसने लगे। और झारखंड में इस क्रांति के क्या सबूत हैं? रांची, लोहरदगा और सिंहभूम के इलाकों से इस दौर के कई सबूत मिले हैं। पर एक बहुत ही खास जानकारी है बोरमैन की किताब द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। क्या है वो जानकारी? उन्होंने लिखा है कि छोटा नागपुर के इलाके से इस दौर की 12 तरह की हाथ की कुल्हाड़ियां मिली हैं। 12 अलग अलग तरह की? ये तो दिखाता है कि यहाँ सिर्फ खेती नहीं हो रही थी, बल्कि औजार बनाने की एक बहुत उन्नत वर्कशॉप चल रही थी। निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र को प्रागैतिहासिक भारत के नक्शे पर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बनाता है। पत्थर का दौर बेहतरीन था, पर फिर इंसान को एक ऐसी चीज मिली जिसने सब कुछ बदल दिया, धातु। और यहीं से झारखंड की कहानी एक वैश्विक मोड़ लेती है। हम बात कर रहे हैं धातु युग की, जिसकी शुरुआत होती है ताम्रपाषाण काल से। हाँ, लगभग 4000 ईसा पूर्व से। इसे ताम्रपाषाण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक मिला जुला दौर था। लोग पत्थर के औजार तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने तांबे का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। और ये जानना कितना दिलचस्प है कि इंसान द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु सोना या चांदी नहीं, बल्कि तांबा थी। बिल्कुल। और झारखंड के लिए ये दौर बहुत अहम है क्योंकि इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम का इलाका था, जो तांबे के भंडारों से भरा पड़ा है। मतलब धातु का काम सबसे पहले और सबसे ज्यादा यही विकसित हुआ होगा। स्वाभाविक था। यहाँ के लोगों ने सिर्फ तांबा खोजा नहीं, उसे अयस्क से निकालकर गलाने और औजार बनाने की तकनीक भी विकसित कर ली। और ये कोई छोटी मोटे स्तर पर नहीं हो रहा था। हजारीबाग के बाहरगढ़ा से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं। 49 खदानें। ये एक बड़े पैमाने पर हो रहे खनन और धातु कर्म का ही संकेत है। इस धातु युग को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं, ताम्र युग, फिर कांस्य युग और आखिर में लौह युग। चलिए पहले तांबे की बात करते हैं। इस तकनीक के पीछे कौन लोग थे? स्रोत इसका श्रेय सीधे सीधे झारखंड की असुर और बिरजिया जनजातियों को देते हैं। ये लोग तांबा गलाने और उससे उपकरण बनाने की कला में माहिर थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि इस भूमि की तकनीकी विरासत कितनी गहरी और पुरानी है। जी। तांबे के बाद आया कांस्य युग। कांसा जो तांबे और टिन को मिलाकर बनता है, मतलब इसे बनाने के लिए ज्यादा उन्नत ज्ञान चाहिए था। और इस तकनीक का श्रेय? इसका श्रेय भी असुर और बिरजिया जनजातियों को ही दिया जाता है। मतलब वो लगातार प्रयोग कर रहे थे, सीख रहे थे और ज्यादा मजबूत धातु बना रहे थे। और फिर आया वो युग जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया, लौह युग। और इस कहानी में झारखंड सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि मुख्य किरदार था। लोहा गलाने और उससे बेहतरीन उपकरण बनाने की तकनीक का श्रेय भी असुर और बिरजिया जनजातियों को ही जाता है। यहाँ पर एक ऐसी जानकारी है जो शायद सुनने वालों को हैरान कर देगी। इस युग में झारखंड का संपर्क मेसोपोटामिया जैसे सुदूर इलाकों से था। हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। झारखंड के खदानों से निकला और यहाँ के कारीगरों द्वारा बनाया गया लोहा मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। एक मिनट, आप कह रही हैं कि आज से हजारों साल पहले झारखंड के जंगलों में बना लोहा हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया पहुंच रहा था? जी हाँ, उस सभ्यता तक जिसे हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। वहां उस लोहे का होता क्या था? उस लोहे का इस्तेमाल होता था दमिश्क में। दमिश्क की तलवारें अपनी मजबूती और धार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थीं। वो एक मिथक की तरह थीं। और उन विश्व प्रसिद्ध तलवारों को बनाने के लिए जो आला दर्जे का लोहा चाहिए होता था, वो झारखंड से जाता था। ये सचमुच इतिहास को देखने का नजरिया बदल देता है। ये झारखंड के उन गुमनाम प्राचीन धातु कर्मियों के कौशल का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आज हमने झारखंड के प्रागैतिहासिक काल का एक लंबा सफर तय किया। किसी भी जगह का जो असली इतिहास होता है ना, वो उसके पुरातात्विक सबूतों में छिपा होता है। सही कहा। ये गाइड हमें उन सुरागों को सिलसिलेवार तरीके से समझने में मदद करेगी। हम इसे 2 हिस्सों में देखेंगे। ठीक है। पहले वो जगहें जहां खुदाई हुई, मतलब पुरातात्विक स्थल, और फिर वो स्मारक जो आज भी अपनी कहानी सुना रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए, पहला पड़ाव है हजारीबाग, जिसे गाइड कहती है पुरातात्विक खोज का केंद्र। यहाँ सबसे पहला नाम आता है इस्को का।
क्या खास है इस जगह में? इसको हमें सीधे मतलब प्रागैतिहासिक काल में ले जाता है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों पर आदि मानव के बनाए चित्र मिले हैं, एक खुला सूर्य मंदिर है और एक शैल चित्र दीर्घा भी है। शैल चित्र दीर्घा मतलब एक तरह की प्राचीन आर्ट गैलरी। हाँ बिल्कुल, एक प्राचीन आर्ट गैलरी। इसमें भूल भुलैया जैसी आकृतियां भी हैं। एक सेकंड, आर्ट गैलरी तक तो ठीक है, पर गाइड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्रों का भी जिक्र है। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, ये इसको की सबसे बड़ी पहेली भी है और सबसे आकर्षक खोज भी। देखिए, ज्यादातर विशेषज्ञ ये नहीं मानते कि वो असली अंतरिक्ष यान थे, अच्छा, बल्कि ये उस समय के इंसानों की अद्भुत कल्पना को दिखाता है। हो सकता है उन्होंने आसमान में कोई उल्कापिंड देखा हो और उसे इस तरह बना दिया। मतलब ये उनकी जिज्ञासा का सबूत है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, इसको गांव में एक गहरी भूमिगत गुफा भी है जो हिमयुग यानी आइस एज की बताई जाती है। वाह! अब हजारीबाग में ही अगली जगह है सीतागढ़ा पहाड़। यहाँ की क्या कहानी है? सीतागढ़ा पहाड़ हमें समय में थोड़ा आगे ले आता है। लगभग 6ठी शताब्दी में यहाँ एक बौद्ध मठ के खंडहर मिले हैं। सोचिए, उस जमाने में ये ज्ञान और ध्यान का एक बड़ा केंद्र रहा होगा। और यहाँ मिला क्या क्या है? यहाँ बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज जो मिली है वो है भूरे बलुआ पत्थर से बनी एक स्त्री की खंडित मूर्ति। और गाइड ये भी कहती है कि चीनी यात्री फाहियान ने इसका जिक्र किया था। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फाहियान एक विश्व प्रसिद्ध यात्री थे। उनका अपने यात्रा वृतांत में इस जगह का जिक्र करना इस बात को पुख्ता करता है कि ये कोई मामूली मठ नहीं था। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था? हाँ, ये झारखंड को उस प्राचीन बौद्ध सर्किट से जोड़ता है जो पूरे एशिया में फैला हुआ था, का केंद्र भी था। चलिए इसी इलाके के कुछ और जगहों को देखते हैं। अगला नाम है दूधपानी। दूधपानी में हमें 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ चित्र नहीं, लिखी हुई जानकारी है। साथ ही यहाँ 9वीं से 12वीं शताब्दी की पालकालीन मूर्तियां भी मिली हैं। आपने पालकालीन मूर्तियों का जिक्र किया। ये पाल कौन थे और उनका झारखंड से क्या लेना देना था? बहुत अच्छा सवाल है। पाल वंश पूर्वी भारत का एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। उनका कला और धर्म, खासकर बौद्ध धर्म पर बहुत जोर था। झारखंड में उनकी बनाई मूर्तियों का मिलना ये दिखाता है कि ये क्षेत्र उनके सांस्कृतिक प्रभाव में था। समझ गई। अब कुछ और जगहों का जिक्र है जहां से पत्थर के औजार मिले हैं, जैसे सरैया, रहम, दहंगी। हाँ, इन जगहों से हमें उस युग के लोगों के रोजमर्रा के जीवन की झलक मिलती है। भाला, कुल्हाड़ी जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है। 49 तांबे की खानों का मिलना इस बात का सबूत है कि झारखंड शायद प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा मेटलर्जिकल हब रहा होगा। अरे वाह! सोचिए, यहाँ से निकले तांबे से बने औजार और हथियार शायद पूरे गंगा के मैदान तक सप्लाई होते होंगे। ये तो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। चलिए, सूची में कुछ और नाम है हजारीबाग से ही। दुमदुमा दुमदुमा से शिवलिंग और पाषाणकालीन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। और मांडू, बड़का गांव, रजरप्पा। इन जगहों से पाषाणकालीन मानव द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी, बेधनी, खुर्ची वगैरह। और खुद हजारीबाग शहर से भी कुछ मिला है। हाँ, यहाँ गुलाबी बलुआ पत्थर से बना एक अद्भुत अष्टदलीप कमल मिला है। साथ ही शिकार के चित्र भी हैं, जिनमें हिरण, भैंसा जैसे पशु दिखाए गए हैं। तो हजारीबाग की कहानी तो काफी समृद्ध है। अब अगर हम गढ़वा और पलामू की तरफ चलें तो वहाँ क्या है? गढ़वा और पलामू कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। गढ़वा के भवनाथपुर में हमें फिर से प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं और शैलचित्र मिलते हैं। ठीक है। लेकिन पलामू के पांडु में कुछ बहुत अनोखा मिला है। क्या मिला है वहाँ? वहाँ 4 पाए वाली पत्थर की एक चौकी मिली है। पत्थर की चौकी? इसमें ऐसा क्या खास है कि इसे पटना म्यूजियम में रखा गया? खास ये है कि इसकी बनावट बताती है कि यहाँ एक व्यवस्थित बस्ती थी। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये उस घर का फर्नीचर है जो अब मौजूद नहीं है। अच्छा। इसके साथ ही मिट्टी के कलश और तांबे के औजार भी मिले हैं। ये दिखाता है कि लोग यहाँ बस चुके थे, बर्तन बना रहे थे, धातु का इस्तेमाल कर रहे थे। और लातेहार के पलामू किला से भगवान बुद्ध की एक और मूर्ति मिली है। हाँ, भूमि स्पर्श मुद्रा में। ये सीतागढ़ा की खोज को और पुख्ता करता है कि बौद्ध धर्म यहाँ काफी फैला हुआ था। और पूरे पलामू प्रमंडल के बारे में गाइड में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। हाँ, कि इस पूरे क्षेत्र से 3 पाषाण कालों के औजार प्राप्त हुए हैं। 3 पाषाण काल मतलब पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण।
इसका असल में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ हजारों लाखों सालों तक लगातार इंसान रहते आए हैं और यहीं पर उनकी तकनीक विकसित हुई। एक ही जगह से तीनों दौर के औजारों का मिलना एक सतत सभ्यता का प्रमाण है। कमाल है। चलिए अब सिंहभूम क्षेत्र का रुख करते हैं। यहाँ भी पाषाणकालीन संस्कृति के सबूत हैं, पर कुछ अलग भी हैं। हाँ, सिंहभूम कहानी में एक नया अध्याय जोड़ता है। पूर्वी सिंहभूम के बारूदी से हमें पाषाणकालीन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी और हड्डियों के हथियार मिले हैं। ठीक है। लेकिन जब हम पश्चिमी सिंहभूम के बेनुसागर पहुंचते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। कैसे? बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हैं। अच्छा, तो हजारीबाग पलामू में बौद्ध धर्म के सबूत और यहाँ सिंहभूम में जैन धर्म के। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्राचीन झारखंड एक ऐसा चौराहा था जहां अलग-अलग धर्म और विचार आकर मिलते थे और फलते फूलते थे। और पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर से भी नवपाषाणकालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर मिले हैं। हाँ, और पश्चिमी सिंहभूम के बोंगरा में एक और दिलचस्प चीज मिली है, वलय प्रस्तर। वलय प्रस्तर, ये क्या होता है? ये पत्थर के बने गोल छल्ले होते थे जिनके बीच में छेद होता था। हाँ, इस पर पुरातत्वविदों में बहस है। कुछ मानते हैं कि इन्हें खेती के लिए, लकड़ी में वजन के लिए लगाया जाता था, अच्छा, जबकि कुछ का मानना है कि इनका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। ठीक है। सिंहभूम में और भी कई जगह हैं, जैसे बुराहतू, बुर्जू, चाईबासा। हाँ, यहाँ से नवपाषाणकालीन पत्थर के कुदाल, छेनी, चाक जैसी चीजें मिली हैं और पूर्वी सिंहभूम के बानाघाट से काले रंग के मृदभांड। तो अब गाइड में झारखंड के बाकी जिलों से मिली चीजों की एक लंबी सूची है। इसमें मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। बहुत सारी धातु की चीजें हैं। लोहरदगा से कांसे का प्याला, बसिया से तांबे की कुल्हाड़ी, नामकुम से तांबे का कंगन, मुरुद से तांबे की सिकड़ी। ये क्या कहानी कहता है? आपने बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा है। ये हमें पाषाण युग से धातु युग में झारखंड के प्रवेश की कहानी सुनाता है। पहले कांसा आया, जो एक कीमती चीज थी, फिर तांबे का इस्तेमाल आम हुआ, कुल्हाड़ी और कंगन बनने लगे, और फिर आया लोहा। और इन सब में सबसे बड़ी खोज कौन सी है? मेरे हिसाब से दरगामा खूंटी की। वहां ताम्रकाषाण काल के एक पूरे गांव के अवशेष मिले हैं। पूरे गांव के? हाँ, इसका मतलब है हमें सिर्फ औजार नहीं मिले, हमें घर मिले, गलियां मिली। हमें पता चला कि वो लोग रहते कैसे थे। ये तो वाकई बहुत बड़ी खोज है। और फिर लुपगढ़ी से जो कब्रगाह मिली है, जिसके अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके हैं, वो उनके विश्वासों के बारे में बताती हैं। कीमती चीजों के साथ दफनाना, मतलब वो शायद पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। हो सकता है, ये सब व्याख्या की बातें हैं। और गाइड में कुछ हालिया खोजों का भी जिक्र है। पलामू के नौडिया में क्या मिला? ये खोज एक फिल्म की कहानी जैसी है। नौडिया गांव में एक मिट्टी की सुराही के अंदर से 102 चांदी के सिक्के मिले। वाह! जब पुरातत्वविदों ने उनकी जांच की तो पता चला कि वो मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने के हैं। सोचिए, किसी ने वो सिक्के सदियों पहले छुपाए होंगे और अब जाकर वो हमें मिले। और गुमला में भी एक बड़ी खोज हुई है, एक भूमिगत महल। बिल्कुल। गुमला के नवरत्नगढ़ किले की खुदाई में जमीन के नीचे एक पूरे महल की संरचना मिली है। ये लगभग 600 साल पुरानी बताई जा रही है। और इसी वजह से 2019 में नवरत्नगढ़ को राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है। हाँ, ताकि इस खजाने को सहेजा जा सके। ठीक है, तो हमने जमीन के नीचे दबे सबूतों की बात कर ली। अब गाइड के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जहां उन स्मारकों का जिक्र है जो आज भी खड़े हैं। जरूर। गाइड इन्हें नए और पुराने में बांटती है, पर चलिए हम इन्हें एक टाइमलाइन पर रखने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा तरीका है। अगर हम सबसे पुराने से शुरू करें तो बेनीसागर का स्थल है, जो 5वीं-6ठी सदी का है। और फिर आते हैं खूंटी के असुर स्थल जैसे कुंजला, सारितकेल। ये बेहद महत्वपूर्ण है। असुर स्थल, ये नाम बहुत ध्यान खींचता है। ये हमें सीधे झारखंड की प्राचीन जनजातीय जड़ों से जोड़ता है। हाँ, ये स्थल हमें भारत की सबसे प्राचीन धातुकर्मियों यानी असुरा जनजाति के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि वो लोहा गलाने की कला में माहिर थे। इन जगहों पर उनकी बस्तियों और भट्ठियों के अवशेष मिले हैं। इसके बाद समय में आगे बढ़े तो फिर हम मध्यकाल में आते हैं, जहाँ शेखप्रता का शिव मंदिर है। और फिर 16वीं सदी में जब मुगल प्रभाव बढ़ रहा था, तब हमें हदफ की जामी मस्जिद और अजीमुल्लाहपुर की बारादरी जैसी इमारतें दिखती हैं। और किले भी हैं, जैसे शाहपुर किला और नवरत्नगढ़ किला। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ अलग अलग संस्कृतियां और स्थापत्य कलाएं झारखंड की धरती पर अपनी छाप छोड़ती गईं। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने अभी पूरे झारखंड के पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों की एक लंबी सूची देखी है। बिल्कुल।
और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये गाइड कैसे एक जटिल इतिहास को एक साथ पिरोती है। हमने इसको मध्यकाल में अंतरिक्ष यान की कल्पना करने वाले आदिमानव से शुरुआत की, फिर हम सिंहभूम में 7वीं सदी की जैन मूर्तियों तक पहुंचे पाल वंश के बौद्ध विहार देखे, असुरों की लौह भट्टियों को समझा और मुगल काल के किलों तक का सफर तय किया। यह इस क्षेत्र की अविश्वसनीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गहराई को दिखाता है। और ये बात हमें वापस उस वजह पर ले आती है कि ये गाइड क्यों बनाई गई है परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए। ये सिर्फ नाम और जगह रटने के बारे में नहीं है, ये इतिहास की उन परतों को समझने के बारे में है जो किसी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फॉलो करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्विज टाइम झारखंड और जेपीएससी मेंटोर को।